अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पार्लियामेंट में अगले हफ्ते कुछ अहम कानून साजियों की बाज़गश्त है। सदर मुमलिकत आसिफ अली ज़रदारी ने कौमी असम्बली और सेनेट के इजलास तलब कर लिए हैं और ख़बरें ये हैं कि हुकूमत पार्लियामेंट से जुडिशल पैकेज की शायद मंजूरी लेना चाहती है। हुक्मरान इत्तेहाद इस बात पर गौर करने में मसरूफ़ है कि तमाम आला अदालतों के जजेस की रिटायरमेंट की उम्र में 2 साल की तौसी की जाए, और इसका जवाब वो ये बताते हैं कि पेंशन के बजट में इस हवाले से फिर कमी की जा सकेगी। कानून साजी मौजूदा चीफ जस्टिस के लिए मखसूस नहीं होगी, लेकिन रिटायरमेंट की उम्र के हवाले से तब्दीलियाँ एक मुआशी ज़रूरत के तौर पर मुतारिफ़ कराई जाएंगी और इसका असर बाकी जजेस पर भी होगा। अब सवाल ये है कि क्या हुकूमत इत्तेहाद के पास किसी भी किस्म की आइनी तरमीम करने की मतलूबा मेजॉरिटी है? इसका जवाब है नहीं, क्योंकि मखसूस सीटों के फैसले के बाद हुकूमती इत्तेहाद के हाथों से 2/3 अक्सरियत निकल चुकी है। तो फिर सवाल ये है कि 2/3 अक्सरियत के बगैर हुकूमत कैसे ये कानून साजी कर सकेगी? अब इसमें कुछ पॉसिबिलिटीज़ हैं जिसमें सियासी जोड़ तोड़ आ जाती है, जिसके लिए मेल मुलाकातों का सिलसिला भी जारी है। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ की एक मुलाकात होती है, फिर फजलुर रहमान और तहरीक इंसाफ के वफ्द की एक मुलाकात होती है, फिर आज आसिफ अली जरदारी और फजलुर रहमान साहब की मुलाकात हुई। तो क्या ये सियासी जोड़ तोड़ इन मुतवक्के कानून साजियों को या जुडिशल पैकेज को मुमकिन बना पाएगी? और अगर हुकूमत जुडिशल पैकेज ले आती है तो इससे वो आखिर हासिल क्या करना चाहती है? इस पर क्या जुडिशरी का भी कंसेंसस हो पाएगा? इसी पर बात कर लेंगे। प्रोग्राम के पहले हिस्से में हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तजियाकार नजमुल साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, जुडिशल पैकेज की बाज़गश्त है, इस पर आपको पार्लियामेंट मुनज़्ज़म नज़र आ रही है? आगे आने वाले दिनों में इत्तेहाद नज़र आएगा या फिर PTI ख़ास तौर से इस मामले पर तंग कर सकती है? ये तो मैं बाद में बताऊंगा। मुझे ये बताइए कि इस जुडिशल कमीशन, ये जो आपका पैकेज है, सदर जरदारी ने इजलास भी बुला लिया नेशनल असम्बली का, ये पास हो जाता है, मुझे ये बताइएगा कि इसमें अवाम का क्या फ़ायदा है? ये जो करोड़ों अवाम हैं उनका कोई एक एंगल मुझे बता दीजिए कि जिसका ये अगर पास हो जाता है, जजों की उम्र ज़्यादा हो जाती है, मुलाजमत में तोसी हो जाती है, हुकूमत की नंबर गेम भी पूरी हो जाती है, इसको वो पूरा कर भी लेते हैं, बताइएगा कि इसमें अवाम किधर है? मुझे कहीं नज़र नहीं आई, लिहाजा मैं यहाँ से अपने जवाब का यानी शुरुआत जो है वो इधर से करूँगा कि इस जुडिशल पैकेज का पास तो ये हो जाना है। देखिए, जिस पुरअसरार तरीके से खान साहब ने अपना जलसा मनसूख किया है, उससे एक पुरअसरारियत चारों तरफ फैली हुई है। और जहाँ तक ये सूरत हाल है कि आपने सेनेट में जिसकी अक्सरियत होती है वो हार जाता है, जो माइनॉरिटी में होता है वो जीत जाता है, ये तो हम अरसे से देख रहे हैं। लिहाजा इससे पहले कि अगले मंडे को, ये जो आने वाला मंडे है, जब भी ये इजलास होता है, आपको अभी से इतला दे रहा हूं कि ये जुडिशल पैकेज जो है ये पास हो रहा है। अच्छा, आप मुझे बताइएगा, अगर ये ना हुआ ना तो फिर उसके बाद देखेंगे कि क्या है। सवाल यहां पे ये है कि ये जजेस की उम्र बढ़ाना, ये मुलाजमत में तोसी, क्या ये अक्टूबर के लिए कोई ऑफेंसिव डिफेंसिव किस्म की कोई स्ट्रेटजी है कि आपके अक्टूबर में मोहतरम चीफ जस्टिस साहब रिटायर हो रहे हैं, अक्टूबर में ही एक बहुत अहम जो है वो इलेक्शन की लीगैलिटी, रिजल्ट्स की लीगैलिटी के बारे में केस भी मुतवक्को है, मखसूस नशिस्तों का रिव्यू भी शायद साथ में हो रहा हो, तो क्या पहले से ही पेशबंदी करने का इरादा है? क्योंकि जब मखसूस नशिस्तों पे हमारी सुप्रीम कोर्ट ने चारों तरफ हैरानी फैला दी थी, एक थरथली मच गई थी, तो शायद वो उस थरथली को कि दोबारा ही ना कहीं आ जाए, तो पहले से ही पेशबंदी हो रही है और उसमें कुछ हैरान कुन चीज़ें आएंगी। मैं इस वक्त उनका यानी तज़किरा मुनासिब नहीं समझता, लेकिन इस जुडिशल पैकेज में एक दो आप सबके लिए सरप्राइजेज मौजूद हैं। कुछ तो आपने बता दिए ना अपने इंट्रो में कि यानी उनकी जजेस हजरात की जो है वो यानी उम्र का मसला है वो, और जहाँ तक इसका ताल्लुक है कि ये पेंशन पे बोझ नहीं, तो ये वही जवाब हैं जो कि आपको इंटरनेट के सिलसिले में मिल रहे हैं। कभी पता लगता है कि जी सर्किट ख़राब हो गया, कभी लगता है जी कि फायरवॉल नहीं है, नहीं असल में फायरवॉल है, नहीं असल में फलाना ये है, वो शायद उससे फाइबर ग्लास में ये हो गया वगैरह वगैरह। और फिर उसके बाद जो अथॉरिटी है वो ये कह रही है कि जी ये जो है ना, ये हम उसको अपग्रेड कर रहे हैं सिस्टम को, कोई चीज़ बनती हुई नज़र नहीं आ रही। इसी तरह से आपने करना है ये। और जहाँ तक ये बात है कि क्या ये कोई हकीकत है पैकेज या अफसाना है, ना ये हकीकत है
ना ये फंसाना है। ये इस वक्त की हुकूमत की ज़रूरत है और उसके पीछे जो मुहर्रकात हैं उसमें से नंबर 1 मुहर्रक ये है कि जजेस वो हों जो हमारी मर्जी के फैसले करें। और जजेस ने इसका इंदिया दे दिया है कि हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी शक व शुबू यानी शुबहात हैं, वो पक्का होकर करना चाहते हैं कि जजेस हजरात जो भी फैसले करें वो हमारे हक में हों। और ये चीज़ हर हुकूमत ने की है, ये सिर्फ इस हुकूमत का तुर्रा इम्तियाज़ नहीं है। आप पिछली सारी हुकूमतें देख लीजिए, उसमें कई टेपें हमने सुनी, हमारे तो कान पक गए हैं, कई वीडियोस हमने क्लिप्स देखे, हमारे तो आंखें थक गई हैं कि ये सारा सिलसिला जो है ये चल रहा है, रुकने का नाम नहीं ले रहा। बॉटम लाइन, अच्छा, अदलिया को इंसाफ करने नहीं देना, नंबर 1, अदलिया को इंसाफ करने नहीं देना। और इंसाफ वो है जो हम चाहेंगे, हम का मतलब ये कि मौजूदा हुकूमत। इस आईनी अपनी बात जहां से मैंने शुरू की थी वहीं पे मैं खत्म करता हूं कि इस जुडिशल पैकेज से आपके करोड़ों अवाम का कोई एक मसला बशमूल महंगाई और बिजली के बिल अगर तो हल हो रहा है तो मैं हाथ खड़ा करके लब्बैक कहूंगा। और अगर अवाम का इसमें कुछ नहीं है तो ये सीधा सीधा सा आपका आपस में हिसाब किताब है, अब ये कुर्सी तुम्हारी, अब ये कुर्सी मेरी, ये हुकूमत अब फलानी। जिस तरह हम सुनने में आ रहा है कि बिलावल साहब शायद प्राइम मिनिस्टर बनना चाहते हैं, ये वही बाज़गश्त है जो कि इस इलेक्शन से पहले जब ये कोalition बनती है तो हमें कहा गया था कि आधा अरसा शहबाज शरीफ साहब करेंगे, आधा अरसा जो है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब करेंगे। ठीक है, आप आधा के बजाय 4 हिस्सों में कर लें, लेकिन खुदा के लिए कुछ अवाम की भी बात करें। ठीक बात है। राव खालिद साहब, नजमुल साहब ने कहा कि ये तो जुडिशल पैकेज मंजूर हो जाएगा, लेकिन यहाँ बड़ा बुनियादी सवाल है कि कैसे, क्योंकि 2/3 मेजॉरिटी है नहीं। फिर जो आर्टिकल 63A है वो कहता है फ्लोर क्रॉसिंग हो नहीं सकती, डिफेक्शन का लॉ वहाँ पर लग जाता है। अच्छा, अब कुछ लोग ये कह रहे हैं कि फ्लोर क्रॉसिंग हो भी सकती है क्योंकि 3 वाज़ेह चीज़ें की गई हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि एक तो आप वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पे अपनी पार्टी के खिलाफ नहीं जा सकते, एक आप जो प्राइम मिनिस्टर की वोटिंग होती है, प्राइम मिनिस्टर का इंतखाब होता है, उस पर नहीं जा सकते, और तीसरा ये कि जो फाइनेंस बिल होता है उसके ऊपर आप पार्टी के मुखालिफ नहीं जा सकते। लेकिन बाकी चीज़ों पे ऐसा कहा जा रहा है कानूनी माहिरीन की जानिब से भी खामोश है आइन। तो आपको लगता है ये लकूना यूज़ हो सकता है इस मामले में और हुकूमत कर लेगी जोड़ तोड़? अच्छा, ये लकूना नहीं है, जो तीसरी शिक है उसमें फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लिखा हुआ है बड़ा क्लियरली। अच्छा। तो ये कल से गलतफहमी फैलाने की कोशिश की रही। एक बुजुर्ग सहाफ़ी को मैं सुन रहा था, मैंने उनको ट्वीट भी किया। अच्छा। मैंने उनको ट्वीट भी किया कि जी आपने आइन पढ़ा नहीं, किसी ने आपको बता दिया और आप शुरू हो गए उस पर। तो पढ़ लेते तो आपको पता चल जाता कि फाइनेंस बिल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट उसमें लिखा हुआ है, बिल्कुल 63A की जो वो शिक है उसमें लिखा हुआ है। दूसरा 63A की जस्टिस मुनीब का फैसला या फील्ड में है। 63A पे जो वोट डाला जाएगा पार्टी हिदायत के खिलाफ वो काउंट नहीं होगा, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला मौजूद है। तो वो डाल भी दे तो वो काउंट ही नहीं होना वो उसके मुताबिक। तो अगर स्पीकर साहब सुन लेंगे तो सुप्रीम कोर्ट में जब आएगा तो वो कहेंगे जी नहीं हमने काउंट करना। मैं बात का आगाज करूंगा जो नजमुल साकिब साहब ने अवाम की बात कर रहे थे, मैं वहां से शुरू करता हूँ। मैं आखिर पे करना चाह रहा था लेकिन उन्होंने कर दी तो मैं वहां से। जुडिशल रिफॉर्म्स जो हैं पाकिस्तान में वक्तन फ़क्तन होती रही हैं, उसका मकसद और पर्पस जो है वो बुनियादी तौर पे लोअर जुडिशरी में और थोड़ी मिडल जो डिस्ट्रिक्ट जुडिशरी वगैरह उनमें इम्प्रूवमेंट, ताकि आम लोगों को इंसाफ की फराहमी यकीनी बनाई जा सके। बर वक्त सस्ता और फौरी इंसाफ के बड़े नारे लगते रहे हैं, ज़ियाउल हक साहब के दौर में भी हम सुनते रहे हैं, हर दौर में ही लगते रहे। तो इस किस्म की कोई चीज़ हमें देखने में बहुत कम नज़र आती है। ये हमेशा इस किस्म की चीज़ नज़र आती है जिसमें बड़ों का फ़ायदा हो, उनके केसेस ख़त्म हो रहे हों, उनकी हुकूमत चलाने के लिए कोई मामला ठीक किए जा रहे हों, तो इस किस्म की चीज़ें की जाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स की जाती हैं। और ये जो पैकेज जो सुनने में आ रहा है, मे बी हो ना हो ये पैकेज मौजूद। अच्छा। लेकिन मैं आपको एक तारीखी हकीकत बताऊँ जी, आइन में 5वीं तरमीम भुट्टो साहब ने की थी 1976 में, वो एग्जैक्टली यही पैकेज था जो हम सुन रहे हैं अभी। अच्छा, डिट्टो यही पैकेज था। ये उठा के किसी ने फोटो स्टेट किया और ले आए हैं। उसमें चीफ जस्टिस का टेन्योर मुकर्रर किया गया था। उसमें जजों की उम्र का किया गया था। हाई कोर्ट्स के जजों के बलोचिस्तान और सिंध हाई कोर्ट के एस्टेब्लिशमेंट की बात की गई थी और जजों के इंटर कोर्ट तबादलों की बात की गई थी।
कोई हिडन एजेंडा था, जैसे अभी हुकूमत पे इल्जाम लग रहा है कि क्योंकि फैसले हक में नहीं आ रहे या इलेक्शन दो जज साहब थे जी, एग्जैक्टली। अच्छा, उसकी तकरीरें सुने आप। हफीज पीरजादा साहब वजीर कानून थे, उन्होंने कहा कि ये अदलिया होती कौन है आप पार्लियामेंट के मामलात में दखल देने वाली। तकरीरें भी वही थी, डिट्टो, आप निकाल के देख ले, मैं आपको बिल्कुल फैक्ट बता रहा हूँ। और उन्होंने कहा जी एग्जेक्टिव के मामलात में अदलिया कौन होती है दखल देने वाली, ये कॉन्स्टिट्यूशन की पैदावार है, तो ये हम कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाले हैं। तो ये वही जो बिलावल साहब बातें कर रहे हैं, उनके नाना हजूर के वजीर और नाना हजूर यही बातें करते रहे उस वक्त 76 में। ठीक है, तो उसमें फिर इंटरेस्टिंग क्या हुआ, मैं बताता हूँ प्रॉब्लम क्या कहाँ आती है, फिर इनको ये कर लेते हैं। उसमें उन्होंने 4 साल टेन्योर कर दिया चीफ जस्टिस का, ठीक है, और उम्र उन्होंने कहा जी 4 साल टेन्योर पूरा होगा या इतनी उम्र होगी, 65 साल हो गई तो वो रिटायर हो जाएगा, ठीक है। अब उसमें हुआ क्या, उनके जो पसंद के चीफ जस्टिस थे, ठीक है, उनकी उम्र 65 साल हो गई, टेन्योर अभी उनका पूरा नहीं हुआ था। उन्होंने फिर 6ठी तरमीम की, अच्छा, थोड़े 2-4 महीनों के बाद, कि अपने चीफ जस्टिस को रखने के लिए कि ये चीफ जस्टिस की बेशक उम्र पूरी हो गई है लेकिन ये टेन्योर अपना पूरा करेगा, ये नए सिरे से अमेंडमेंट की जाती है इसमें। तो ये इसी चक्कर में पड़े रहेंगे, अगर ये करेंगे भी ना तो इस तरह अपने आप को बचाने के लिए करते रहेंगे। लेकिन हुआ क्या, एट द एंड ऑफ द डे, इट्स अ वेरी सैड स्टोरी, एट द एंड ऑफ द डे भुट्टो साहब कांट सर्वाइव, और उनको अनफॉर्चुनेटली एक डिक्टेटर ने हैंग कर दिया। ये सारे कजिए तरीके लड़ाने के बावजूद आप अपना पर्पस हासिल वो नहीं, ये ख्याल तो इख्तिदार में बैठे यही होता है ना कि मैंने अगले कोई 10-20 साल तो रहना ही है, तो इसलिए अपनी मर्जी के चीफ जस्टिस होने चाहिए, अपनी मर्जी के जजेस होने चाहिए, उनको अपनी मर्जी से मैं हिला सकूं, चला सकूं। यही चीज मरवा देती है राव खालिद साहब, क्योंकि सारे डिपार्टमेंट्स को इंडिपेंडेंटली काम करने देना चाहिए। जी, ये जो समझ, तो ये उनको समझना चाहिए ये बात। असल जो आइन के खालिक थे भुट्टो साहब और हफीज पीरजादा साहब, और वो जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी, उन्होंने ट्राइकोटमी ऑफ पावर का प्रिंसिपल एस्टेब्लिश किया था कि एग्जेक्टिव, जुडिशरी और लेजिस्लेटिव, ये 3 सेपरेट पावर्स है और तीनों की एक दूसरे की पावर में मुदाखलत नहीं करेगी। जुडिशरी के पास जो एक्स्ट्रा पावर आ जाती है वो कॉन्स्टिट्यूशन ही देता है कि वो आइन की तशरीह कर सकते हैं, कानून और आइन की तशरीह कर सकते हैं। और जो फंडामेंटल्स के खिलाफ है, जिसमें बुनियादी हकूक आपके आ जाते हैं, या जो स्कीम ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, ट्राइकोटमी ऑफ पावर है, वो फंडामेंटल्स जो है उसके खिलाफ है। अब जहां जुडिशरी को मुकन्ना या एग्जेक्टिव के ताबे करने की कोशिश करेंगे तो आप फंडामेंटल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन को हिट कर रहे हैं, तो वो वैसे ही उड़ जाएगा, वो सुप्रीम कोर्ट में जाएगा। जो जुडिशरी होती है, जजेस की तयनातियां होती हैं, वो हुकूमत खुद करती है बैठ के, ये डिफरेंस है थोड़ा पाकिस्तान में। तो आप इससे एग्री करें? बिल्कुल, सुभान अल्लाह, मैं सुभान अल्लाह, ये इन्होंने 18वीं तरमीम में किया था ना, तो तगड़े रहते ना, 18वीं तरमीम में ये किया था इन्होंने, ठीक है। इन्होंने पार्लिमानी कमेटी अभी भी मौजूद है, और इन्होंने कहा था जी कि जब तक पार्लिमानी कमेटी अप्रूवल नहीं देगी उसकी, और पार्लिमानी कमेटी इंटरव्यू करेगी, वो पास करेगी तो होगा। इफ्तिखार चौधरी साहब ने इनको अल्टीमेटम दिया, उन्होंने कहा भाई साहब इसको वापस लो, वरना मैं फिर कल आपके तसल्ली कराऊंगा, और बहुत से केसेस हैं मेरे पास। इन्होंने वापस ली वो सारी अमेंडमेंट, वो जो पावर थी पार्लियामेंट्री कमेटी की वो वापस ली। अब वो रबर स्टैम्प बन गई है, ये भेजते हैं नाम, उनकी जरूरत ही नहीं उसको ना कर देंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी अभी भी है, तो खुद हिम्मत दिखाए ना, अपने पाँव पे जोर दे ना। लेकिन असल बात यह है कि जो अगर आप आज़ाद अदलिया का टारगेट रखना चाहते हैं, आज़ाद अदलिया रखना चाहते हैं, तो वो फिर उसके लिए ये काम नहीं चलेगा, क्योंकि ये अल्टीमेटली इसका फाइनल टेस्ट फिर अदालत में ही आके होना है। जनरल मुशर्रफ ने कोशिश की थी पैकेज को लेकर, आपकी इत्तलात के मुताबिक राव खालिद साहब? जी, मेरी इतलात के मुताबिक भी, और जो हमारे यूट्यूबर्स बड़े बाखबर लोग हैं, मैं 1-2 दोस्तों की सुन रहा था, बड़े उसमें बड़े, अब किसी एक का नाम लूंगा दूसरा नाराज ना हो जाए, तो उसमें बड़ी अच्छी इंफॉर्मेशन थी सारी। उन्होंने कहा जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से भी राब्ता किया गया। अच्छा। और उन्होंने एक ही बात की, उन्होंने कहा बड़ी अच्छी बात है, आप करना चाहते हैं, पार्लियामेंट का इख्तियार है, आप करें, लेकिन क्योंकि हम इसके बेनिफिशरी होंगे, ये फलां जज तक, जस्टिस शायद वही शायद आखिरी है उसमें, अच्छा, वहाँ फलां जज तक हम इसके बेनिफिशरी होंगे, तो आप इसकी इम्प्लीमेंटेशन उन जज साहब की रिटायरमेंट के बाद से करें, ताकि ये ना लगे कि हम कोई फ़ायदा ले रहे हैं और हम आपके कोई ज़ेरे एहसान हो जाएं या एहसानमंद आपके हो जाएं। तो वो 2032 में जाके इम्प्लीमेंट होना था, इनको तो कल कला चाहिए ना, अक्टूबर से पहले चाहिए। तो इसलिए ये बेचैनी जो है ना और बेताबी जो है वो लेकिन सिचुएशन स्पेसिफिक तो लग रहा है। कर भी मैं
आई टेल यू, मैंने भुट्टो साहब की जो बात आपको बताई, मुशर्रफ साहब की बताई, अयूब खान ने भी बहुत कुछ किया आइन के साथ और सारी जजों के और सारा अपनी मर्जी के करने के, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे ये चीज़ें मैटर नहीं करती। मैटर क्या करता है, अगर आप डेमोक्रेसी में हैं, आप इख्तियारात का तवाज़ुन बहुत ज़रूरी है और ज़हनी तवाज़ुन भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। अगर आप ज़हनी तवाज़ुन खो देते हैं किसी वजह से तो वो भी पूरे मुल्क के लिए परेशानी का बायस बनता है, ख़ुसूसन टॉप पे लोग अगर अपनी किसी ख्वाहिश के लिए वो ये काम करें तो इसलिए ये चीज़ें लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती, ना आप सारी ज़िंदगी इसका फ़ायदा ले सकते हैं। ऑब्वियसली। साकिब, अब ये बताएं कि एक तो ये जुडिशल पैकेज की क्या सिग्निफिकेंस है, क्या बातें चल रही हैं इस पर, और ये जो मेल मुलाकातें हो रही हैं ये इसी हवाले से हो रही हैं? मौलाना फजलुर रहमान साहब की भी आज मुलाकात हुई है सदर आसिफ अली जरदारी से, और ये नंबर गेम के हवाले से क्या अपडेट्स हैं, ज़रा इस हवाले से बताएं ना। जी बिल्कुल, ये मुलाकातें जो है वो रात को जो पीटीआई और मौलाना जो है उनकी मुलाकात हुई, अभी आसिफ अली जरदारी वहाँ पहुँचे हैं, तो यकीनी तौर पर वही जो नंबर गेम है, मौलाना का किरदार अहम है, फिर भी जो नंबर गेम है वो पूरी नहीं बन रही। जो हुकूमत वक़्त है उसका नंबर पूरा नहीं बन रहा, वो मुख्तलिफ को रास्ते जो है वो निकाले जा रहे हैं। 3-4 चीज़ें बड़ी अहम है। वजह क्या है ये जुडिशल पैकेज की, क्या वजह जो है वो आम साइलिन है। नजम साकिब साहब ने जिस तरह कहा कि क्या आम आवाम का दर्द जो है वो हुकूमत वक़्त में जागा है, तो बिल्कुल इसका जवाब ये है कि बिल्कुल भी नहीं। हुकूमत अपनी हिफाजत प्रोटेक्शन के लिए ये सारा कुछ कर रही है कि आगे फ्यूचर में, हालांकि मुझे नहीं लगता कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब अगर चीफ जस्टिस बनते हैं तो वो वन साइडेड चल पड़ेंगे, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। वो बड़े आज़ाद मनश और इंडिपेंडेंट जज हैं। बहरहाल गवर्नमेंट को ये एक खदशा है तो उस वजह से अपनी प्रोटेक्शन के लिए कर रहे हैं। उनको ये नहीं है कि लोअर जुडिशरी में या अपर जुडिशरी में या कोई पेंडेंसी बहुत ज़्यादा हो गई है तो उसको ख़त्म कराने के लिए। अच्छा। तो एक तो 12 जुलाई जो फैसला आया था मखसूस नशिस्तों का, फिर 6 जजेस का ख़त, वो उनको बिल्कुल भी हजम नहीं हो रहा। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो है वो आगे चीफ जस्टिस बनना है, वो भी उनके मद्देनजर है। तो ये मल्टीपल जो वजूहात हैं। ख्वाजा आसिफ साहब कह चुके कि अक्टूबर नवंबर में हमें लगता है कि 8 फरवरी इलेक्शन खुल जाएगा और हमें घर भेज दिया जाएगा। तो ये वो खदशात हैं जिसकी बुनियाद पर हुकूमत जो है वो इस किस्म का काम करने जा रही है। इसमें दूसरी जो बात है कि करना क्या चाहते हैं मुतवक्को तौर पर, एक तो रिटायरमेंट एज 3 साल बढ़ाना, दूसरा जो जजेस है उनकी रोटेशन मुख्तलिफ सूबों में, मतलब इस्लामाबाद हाई कोर्ट को खास तौर पर जो उस पर टारगेट है इस लेजिस्लेशन का वो ये है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जज हैं इनको मुख्तलिफ जगहों पे भेजा जाए। ये क्यों एक जगह बैठे हुए हैं? 6 जजेस का खत वो मैंने आपको बताया। फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जो तैनाती है, सीनियर 3 जो जज है, मतलब जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने बनना है, तो उसको भी कि 3 या 5 की कोई लगा दिया जाए कि पहले जो है वो सीनियर 5 में से एक जो है वो चुन लिया जाए। तो ये 3 चीजें मुतवक्को तौर पर इम्कान है कि इस किस्म की तैयारी हो रही है। अभी तक हर चीज खुफिया रख के गवर्नमेंट चल रही है। मंडे को पता चलेगा, मंडे को कौमी असम्बली और आगे ट्यूसडे को 27 अगस्त को सेनेट का जो है वो इजलास रखा गया है। अभी जो ज्वाइंट सेशन है उसकी तारीख नहीं आई, कोई ऐसी बातें चल रही हैं लेकिन अभी तक उसका ऐलान जो है वो नहीं किया गया। और इसके बाद अगला पॉइंट ये है कि क्या मतलूबा नंबर मौजूद है? मतलूबा नंबर इनके पास मौजूद नहीं है। और मौलाना के साथ भी बात इसलिए हो रही है कि मौलाना के सेनेटर मौजूद हैं, सेनेटर हैं, क्योंकि फिर एक और जो 239 जो आइन का आर्टिकल है जिसके तहत ये आइन में अगर कोई तरमीम करनी है तो उसका तरीकाकार लिखा हुआ है कि आपने दोनों ऐवान, कौमी असम्बली से भी 2/3 मेजॉरिटी आपकी होनी चाहिए और उससे उसकी मंजूरी लेनी है और सेनेट से भी लेनी है। अगरचे कुछ लोग मिक्स कर रहे हैं कि शायद ज्वाइंट सेशन में कर सकते हैं। ज्वाइंट सेशन से अभी तक मेरी जो बात हुई है बहुत सारे जो कानूनी माहिरीन है उनसे, वो कहते हैं ज्वाइंट सेशन से नहीं कर सकते, अलग अलग दोनों सेशन से आपको 2/3 मेजॉरिटी से इसकी मंजूरी लेनी पड़ेगी। तो दोनों ऐवानों में उनकी इस तरह जो है वो 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। फिर रास्ता क्या है? रास्ता यह बताया जा रहा है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान जो है उन्होंने इलेक्शन एक्ट में तरमीम एक तो की थी, फिर इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने 41 आजाद छोड़े हुए हैं पीटीआई के लोग, 39 को तो पीटीआई डिक्लेयर कर दिया, 41 आजाद छोड़े हुए हैं। हालांकि वो भी अभी लिंक है सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ। अगर वो 41 को आजाद छोड़ते हैं तो सुप्रीम कोर्ट ने तो कहा था कि उधर से सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल से निकालकर पीटीआई में लाना, तो ये एक अलग से एक पूरी बहस है। लेकिन ये एक बात की जा रही है कि वो जो 41 आजाद हैं उनको जी
उनसे वोट ले लिया जाएगा। हालांकि वही बात जो कि 63A में जो फ्लोर क्रॉसिंग में उन्होंने कहा है कि वोट काउंट नहीं होगा। गवर्नमेंट जो है वो ऐसा लगता है कि वो मतलब उनको कौन मशवरे दे रहा है कि इस तरह की चीजें करके एक हिजानी कैफियत जो है वो बनाई जा रही है जुडिशरी के अगेंस्ट। हालांकि बड़ी सादा सी बात है कि 12 जुलाई का जो मखसूस नशिस्तों का फैसला था उसको मेरा ख्याल है उनको तस्लीम कर लेना चाहिए था कि ये मैंडेट आपका है, पब्लिक ने आपको मैंडेट दिया है, आप ही ये आगे बढ़ाएं। अब मौलाना फजलुर रहमान का किरदार भी बहुत अहमियत इख्तियार कर गया है। अब देखना ये है कि ये चीजें कहां पे रुकती हैं। बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। आप स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में कमी देखने में नहीं आ रही है। बलूचिस्तान के ज़िला पशीन पुलिस लाइन्स के करीब एक बाज़ार में धमाका हुआ जिसमें अब तक की इत्तलात के मुताबिक 2 बच्चे और एक खातून जाँ बहक हो चुकी हैं। 13 ज़ख्मी हैं जिनमें 4 पुलिस एहलकार भी शामिल हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक सन 2024 की दूसरी सहमाही के दौरान पाकिस्तान में दहशतगर्दी के 240 वाक़यात और ऑपरेशन में अब तक शहरियों और सिक्योरिटी एहलकारों समेत 380 अफराद हलाक हो चुके हैं। CTD की एक रिपोर्ट के मुताबिक KP में रवा साल 1400 से ज़ायद ऑपरेशन में 124 दहशतगर्दों को हलाक किया गया। अब दहशतगर्दी से निपटने के लिए ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम का भी ऐलान किया गया है। मगर क्या वजह है कि दहशतगर्दी के इस नासूर से छुटकारा पाना अब तक मुमकिन नहीं हो सका है? राव खालिद साहब, डिजिटल टेररिज्म पर भी इस वक्त बहुत ज़्यादा भरपूर तरीके से एक्शन लिया जा रहा है, मगर ये कितना ज़रूरी है कि जो एक कन्वेंशनल दहशतगर्दी है या जो हकीकी दहशतगर्दी है जिसके नतीजे में लोग अपनी जानें गंवा रहे हैं रोज़ के हिसाब से, उसको थोड़ा प्रायोरिटाइज किया जाए? देखिए, प्रायोरिटाइज तो है ऑलरेडी, मेरा ख्याल है वो इतना कोई उसमें हम 20-30 साल से 24 साल से तकरीबन उससे पहले से, बल्कि जब इन्वेजन हुआ उस वक्त से हमारे यहाँ बम धमाके शुरू हो गए थे जनरल ज़ियाउल हक के दौर से। तो वो उसकी शेप्स चेंज होती रहीं, उसके जो टेररिस्ट हैं उनकी मोटिवेशंस चेंज होती रहीं। कभी वो यानी रूस के हमायती थे जो, और वो सारे हमारे खिलाफ बरसरे पैकार हो गए, हमारे यहाँ धमाके कराए गए और हमें जो रूस के ख़िलाफ़ मदद करने की, अफ़गानियों की, उसकी सज़ा देने की कोशिश की गई। उसके बाद 9/11 होता है तो फिर डायनामिक्स उसकी चेंज हो जाती है, फिर वो डिफरेंट किस्म की एक चीज़ आ जाती है उसमें फिर वो इस्लामिक इंतहा पसंदी या एक्सट्रीमिज़म या वो उस किस्म के हमें वो चीज़ें देखने को मिलती हैं कि इंतहा पसंदी की तरफ चले जाते हैं लोग, और एक ख़ास किस्म का जो एक नज़रिया पेश किया जाता है इस्लाम के हवाले से सारा, जो कि एक अमन का मज़हब है, सलामती का मज़हब है, उसकी एक नई डायमेंशन पेश की जाती है अपने कुछ मकासद अचीव करने के लिए, ऑब्जेक्टिव्स अचीव करने के लिए, लोगों को मोटिवेट करने के लिए। तो उसमें अब अगर हम देखें इस वक्त तो ऑक्युपाइड फोर्सेस भी नहीं है अफगानिस्तान में, और कोई ऐसा कोई मिशन भी नहीं है कि वहाँ पे वो इस्लामी अमारात कायम हो गई है तो वो वहाँ पे जो करना चाहते हैं वो कर रहे हैं अपने हिसाब से, जो भी वो शरीयत नाफिज करना चाह रहे हैं, जो भी करना चाह रहे हैं। तो उस हवाले से वो भी कोई रिलीजियस मोटिवेशन भी उस तरह से मौजूद हमें नज़र नहीं आती। तो अभी ये क्यों सारा कुछ हो रहा है उसमें, ये एक बहुत यानी कि गंभीर सूरत हाल है। उसमें एक तो इंतहा पसंदी का जो हमारा जो हमने जो किया, मेरा ख्याल है जो एक्सपर्ट्स भी कहते हैं थोड़ी सी हमारी जहाँ पे गलती है बहैसियत कौम और बहैसियत मुल्क, वो ये है कि हमने काइनेटिक ऑपरेशंस किए, बड़े इफेक्टिवली किए, हमने कला कमा कर दिया। 2020 तक तकरीबन हम 95% नीचे ले आए थे टेररिज्म के वाक़यात को, और सारे कॉम्बिंग ऑपरेशंस हुए पाकिस्तान के बहुत से इलाकों में जहां हम समझते थे कि सेफ हेवन्स हो सकती हैं पॉसिबली, या लोग थे मौजूद। उसके बॉर्डर एरिया को इसी तरह हमने किया। फिर फाटा को हमने हिस्सा बना दिया KP का, वो वन ऑफ द गुड स्टेप्स जो हमने करना था। लेकिन जो एक बयानिया है उनका जो TTP का या वो सारा, उसको टैकल करने के लिए जो हमने 2014 में नेशनल एक्शन प्लान भी फिर बनाया, अंडरस्टैंडिंग हमें थी, लेकिन हम उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर सके। उस बयानिए को चैलेंज करना, टैकल करना, उसके साथ साथ जो दीगर मसाइल हमारे दरपेश थे वो ये थे कि हम बहुत ज़्यादा हमारी एनर्जी और रिसोर्सेज जो है वो इन काइनेटिक ऑपरेशंस में चले गए। अच्छा। उस वजह से ये हुआ कि हमारे जो रिसोर्सेज जो हमने
लोगों की एजुकेशन पे, जो इकोनॉमिक वेलबीइंग पे खर्च करने थे वो सारा। तो इकोनॉमिक डेप्रीवेशन एक अपने उसके एक पहलू है कि वो उसकी वजह से जो चीज़ें होती हैं उसको हमने नहीं किया। फिर हमने जो एक नेक्टा बनाई उसको इफेक्टिवली हम नहीं चला सके, जहाँ पे इंटेलिजेंस गैदरिंग और सारा वो कोऑर्डिनेशन बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशंस और मुख्तलिफ इदारों की, ये सारा फिर पॉलिसी लेवल पे उसकी इम्प्लीमेंटेशन एक्सट्रीमिज़म के ख़िलाफ़ जो हमने करनी थी, उसमें उलमा इकराम भी थे, उसमें आम सोसाइटी भी थी। तो एज अ सोसाइटी भी हमारा फेलियर है कि हम एज ए सोसाइटी इसको सीरियसली नहीं लेके चल सके। हुकूमतों की तरजीहात भी उस तरह से नहीं रही कि वो पूरी कौम को साथ लेके चलें। एक जो अगर आपने नेशनल एक्शन प्लान बना लिया तो उसमें लोगों को एतमाद में आप लें। उसमें फिर तीसरी चीज़ जो आ जाती है वो है हमारी आर्म्ड फोर्सेस। तो 20-25 साल से कर रही हैं, एक्सपीरियंस भी बहुत है, दुनिया मानती है उनके एक्सपीरियंस को इन चीज़ों को लड़ने के लिए। लेकिन उसके बाद जो सेकंड टियर, थर्ड टियर पे हमारी फोर्सेस आती हैं, पैरामिलिट्री फोर्सेस, सिविल आर्म फोर्सेस जो हैं, पुलिस होगी सारा, उनके लेवल पे वेल इक्विप्ड होना, वेल ट्रेंड होना और इन सारी चीज़ों को करना, इंटेलिजेंस गैदरिंग से लेके तो सारा, तो वो एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट की जो ज़रूरत है उस लेवल पे भी वो भी थोड़ी सी हमें दिक्कत आ रही है। इसलिए मेरा ख्याल है कि फिर बलूचिस्तान का एक बिल्कुल ही डिफरेंट हो जाता है। फिर आपका जाके वहाँ से फ़ायदा उठा रही है आपकी जो ये IS के इस्लामिक स्टेट खुरासान, वो रिक्रूटमेंट कर रही है वहाँ पे जो डिसग्रेंटल्ड एलिमेंट्स हैं उनको, तो वो अपने फ़ायदे के लिए कर रही है। और ये बड़ी एक्सट्रीम मजहबी किस्म की ये है, वो फिरका वारियत फैलाने में बहुत मेन रोल है इसका ISK का। तो ये जो सारी चीज़ें, ये बहुत सीरियस थ्रेट्स है, बहुत सीरियस चैलेंजेस है। मैं फोर्सेस की अपनी जगह पे कैपेसिटी और उनकी हिम्मत और जो जज्बा और जो शहादतें वो दे रहे हैं, लेकिन एज ए सोसाइटी, एज अ कॉम, एज एन इंडिविजुअल, हर सतह पे सोसाइटी के हमें अपना कंट्रीब्यूशन उसमें करने की जरूरत है। हम इसको उस तरह से सीरियसली नहीं ले रहे जिस तरह हमारी फोर्सेस इसको ले रही हैं। और इसके लिए एक कोऑर्डिनेटेड एफर्ट गवर्नमेंट के लेवल पे करने की जरूरत है ताकि इस मामले को, इंतहा पसंदी के खिलाफ एक बयानिए को और कौम को साथ लेके चला जा सके। नजमुल साकिब साहब, हम क्या कर सकते हैं इंडिविजुअल लेवल पर इस चीज़ के खिलाफ, और आपको क्या लगता है कि क्या वजह है कि अब तक हुकूमती सतह पर हम दहशतगर्दी के इस नासूर से निमटने में पूरी तरीके से कामयाबियां हैं हमारे पास, लेकिन कंप्लीटली उसको हम नहीं ख़त्म कर पाए हैं? क्या वजूहात लगती हैं आपको? दो सवालात आपने किए हैं रामीन, क्विकली उनको एक एक करके जवाब देते हैं। हम क्या कर सकते हैं? सबसे पहले तो ये है कि हम चैंपियन ना बने कि हमें सब कुछ पता है। अच्छा, हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये चीज़ है। देखिए, जहाँ तक इंटेलिजेंस ऑपरेशंस का ताल्लुक है, क्या मैं उसमें क्या कर सकता हूँ, अवाम क्या कर सकती है, वो तो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने बताना है कि फ़लाँ जगह पे गढ़ है, ये दहशतगर्द वहाँ छुपे हुए हैं, इनको इस तरह से हमने यानी पकड़ के तो इनको जो है वो। फिर उसके बाद अगर आपने एक्शन करना है तो उसमें अवाम क्या कर सकती है? अवाम को तो बीच में है ही नहीं। अवाम तो सिर्फ ये है कि वो आप उस शिकार बनते हैं। इसलिए अवाम ने सिर्फ समझना है और एतबार रखना है कि जब आपका सिपा सलार आपको पहले दिन ये कह रहा है कि हम दहशतगर्दों के घरों में पहुंच के उनका कला कमा करेंगे, तो बाकी क्या रह जाता है? ये उनका काम है। ये अस्करी यानी जो आपकी कुव्वतें हैं, जो अस्करी क़यादत है, आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, उन पे भरोसा कीजिए। और उसमें जो एक ये TTP नाम की चीज़ थी ना, जिसको फितना और खवारिज किया गया है, ये असल में अवाम की आगाही के लिए किया गया है। इस तरह के स्टेप्स जो हैं वो होते रहते हैं और मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि अवाम को बीच में शामिल किया जा रहा है कि अवाम को पता लगे खवारिज कौन थे, फितना और खवारिज ये जो है इसको हम क्यों कह रहे हैं और इसको किस तरीके से लेना है। तो उसमें मुझे स्ट्रेटजी आती है नज़र। दूसरा आपका सवाल ये था कि हम हुकूमत ने क्या करना है या हम क्या कर सकते हैं। देखिए, जहाँ तक अस्करी क़यादत का ताल्लुक है, वो जो कर रहे हैं उनको वो करने दीजिए, सिर्फ एतबार रखिए, एतबार दीजिए। हुकूमत दो काम कर सकती है और यहाँ पे आपको मैं यानी इसकी अहमियत इसलिए बताऊंगा कि हुकूमत ने ये सारा काम किसी वजह से अस्करी क़यादत पे छोड़ा हुआ है कि ये तो दहशतगर्दी से निपटना तो हमारा काम नहीं है। ठीक है, बिल्कुल ठीक। याद रहे कि आपने ये जो टिकर चल रहा है ना आपके टॉपिक का, इस पे डिजिटल दहशतगर्दी भी है। तो सबसे पहले तो मैं बात करता हूं जो हकीकी दहशतगर्दी है, उसमें हुकूमत क्या कर सकती है। उसमें हमें पता लगता है कि दुनिया ने मान लिया है
कि हिंदुस्तान ने हरदीप सिंह नज्जर का जो किया था ना, दहशतगर्दी होनी है। इसका मतलब सबसे पहले तो आपको ये मानना पड़ेगा कि ये कोई अनोखी बात अब नहीं रही। ठीक है। दुनिया ने मान लिया है कि कुछ भी कर लें आप, हिंदुस्तान ने खुल के बता दिया जी हमने करनी है, जो आपने करना है आप करके देख लें। दूसरी बात आपने अपने दिमाग में ये रखनी है कि किसी पे भरोसा नहीं रखना। आपने किसी जमाने में ये वॉर ऑन टेरर था, फलाना था, टमकाना था, आपको इस्तेमाल किया गया और इस्तेमाल करके छोड़ के फेंक के चले गए लोग। आपका ये अब अपनी जंग है, या आपने खुद लड़नी है, किसी के भरोसे पे ना रहें। तीसरी बात यह है कि अगर अफगानिस्तान का मसला है कि वहां पे हार्बर कर रही है वो हुकूमत, तो दो काम आपने करने हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। क्विकली बताता हूं। डायरेक्ट आपने क्या करना है, आपने अपनी सिफारतकारी को मजबूत करना है। ठीक है। आपने अपनी सिफारतकारी को मजबूत करना है, क्योंकि सिफारतकारों से काम तो लें आप और उनको कहें सिफारतकारी करके दिखाएं। हर चीज लड़ाइयों से नहीं होती, हर चीज बंदूक से नहीं होती। दूसरा जो इनडायरेक्ट है, आप आज से वाकईतन अपनी मईशत को बहाल करना शुरू कर दें। आपकी मईशत बहाल होती है, आपकी आवाम खुशहाल होती है, आप देखेंगे कि आपका खुद ब खुद ये दहशतगर्दी, और जहां तक डिजिटल उसका ताल्लुक है, उसमें आवाम की यानी आगही के लिए बहुत सारे काम हो रहे हैं, और उसमें मेरा ये ख्याल है कि बहुत जल्दी हमारे जो इदारे हैं वो उन तक पहुंच जाएंगे। और खुदा के लिए टारगेट करके कीजिए, ये बिन हैसुल कौम पूरी पाकिस्तान को इंटरनेट का जो है ना, इस अजाब से बचाएं। ठीक है नाज़रीन, यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक जी। मुत्तहदा अरब अमारात चीन के बाद तालिबान सफ़ीर को कबूल करने वाला दूसरा मुल्क बन गया है। अफगान वज़ारत ख़ारिजा ने एक बयान में कहा कि उन्होंने मौलवी बदरुद्दीन हक्कानी को मुत्तहदा अरब अमारात के लिए अपना सफ़ीर नामज़द कर दिया है। अगरचे चीन और मुत्तहदा अरब अमारात ने बाज़ाब्ता तौर पर तालिबान इंतज़ामिया को तस्लीम नहीं किया और ना ही ताल्लुकात में किसी सरकारी तब्दीली की उन्होंने तस्दीक की है, मगर बाज़ाब्ता तौर पर सफ़ीर को कबूल करना ही बैनुल-अक़वामी सिफारतकारी का एक गैर वाज़ेह हिस्सा होता है, जो कि ताल्लुकात में बेहतरी की उम्मीद लेकर आ सकता है। अच्छा, अमेरिका इस पर क्या कहता है, मगरबी ममालिक इस पर क्या कहते हैं कि जी तालिबान हुकूमत को हम उस वक्त तस्लीम करेंगे जब वो ख़वातीन के हुकूक़ की यकीन दहानी करवाएं और लड़कियों के स्कूल और जामियात को दोबारा खोलें, क्योंकि अफगानिस्तान में लड़कियों की तालीम पर बैन है। नजमुल साकिब साहब, एक और मुल्क का अफगानी सफ़ीर को तस्लीम कर लेना, व्हाट डज़ इट सिग्निफाई? देखिए, सबसे पहले तो रामीन थोड़ी सी डिस्टिंक्शन कर लेते हैं कि एक होता है रियासत को तस्लीम करना। अफगानिस्तान एक रियासत है और पूरी दुनिया तस्लीम करती है। आप अभी गूगल कीजिए और उसमें लिखिए कि कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड, तो सबसे पहले आपको नाम ही अफगानिस्तान का, क्योंकि अल्फाबेटिकली आती है ना, यूनाइटेड नेशंस अफगानिस्तान को बहसियत एक रियासत के तस्लीम करती है। अब ये कि ये जो हुकूमत आई है, इसको आप, ये मामला ही अलहदा है और इसकी बहुत सारी डिटेल है, जिसकी मैं, चूंकि आपने सवाल ऐसा किया है कि इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, तो उसकी सिग्निफिकेंस पे बात करते हैं कि यूएई ने जो किया है। सबसे पहले तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा अफसोस का इजहार करना चाहूंगा कि जब ये तालिबान की हुकूमत आई है और उस वक्त अमेरिका से एक चेक लिस्ट आ गई कि जी ये चीजें करें तो फिर मानेंगे, जो कि नामुमकिन था तालिबान के लिए उस वक्त भी, इस वक्त भी नामुमकिन है। फिर दूसरे लेवल पे हमें पता लगा कि चीन ने, रूस ने, पाकिस्तान ने, सेंट्रल एशियन जो कंटिगुअस आपकी कंट्रीज हैं, उन्होंने कहा जी कि अगर अमेरिका या यूरोप तस्लीम नहीं कर रहे तो हम एक कंसेंसस डेवलप करते हैं, वो भी नहीं हुआ। तीसरे लेवल पे अब ये बात आती है कि चीन जो है वो उनके सफीर को तस्लीम करता है, लेकिन उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं करता। यूएई ने भी ये किया है। पाकिस्तान जरा पीछे रह गया है। पाकिस्तान वो वाहिद मुल्क था, जब अफगानिस्तान की बात आती थी तो साइमल्टेनियसली पाकिस्तान का नाम आता। पाकिस्तान की बड़ा टॉल टैका था अफगानिस्तान के ऊपर। अब उसमें अफसोस की बात, दो बातें करूंगा। पहली बात ये कि जो वक्त था कि आपने फैसला करना था, उसमें कुछ फॉरेन ऑफिस के सियाणे जो हैं, जो वहां पे नहीं हैं, उन्होंने बजाय इसके कि सिफारतकारी की तरफ तवज्जो दें, जो उनका बुनियादी काम है, उन्होंने हुक्म मानने पे जो है ना इक्तिफा किया।
कि जो हुक्म आया है, और वो चूंकि जज्बात हमारे थे, अमेरिका ने हमारे साथ ज्यादती की, वॉर एंड टेरर पे ये हुआ, अफगानी जो है अब तालिबान आ गए हैं, इधर तो आपको याद है लुडियां पड़ी थी कि अब तो तालिबान आ गए, तालिबान ने अपना रुख जो है वो टोटली बदल दिया। वो वक्त था कि जब फॉरेन ऑफिस को पुट फुट डाउन करना चाहिए था कि देखिए आप इसमें जो भी होगा वो बाद में देखा जाएगा, पहले इनको तस्लीम तो करें। याद रहे कि जो पहली तालिबान की गवर्नमेंट आई थी उसमें भी 3 कंट्रीज ने सबसे पहले किया था, और उसमें यूएई था, सऊदी अरेबिया था और सबसे पहले पाकिस्तान था। अब आपको हो गई थोड़ी सी देर, अब करना क्या है? देखिए यूएई ने तस्लीम नहीं किया, चीन ने नहीं किया, लेकिन किया। अब अभी भी वक्त है कि आप ये जो है ना आपके मसाइल, ट्रांजिट रेट का मसला है, ये फितनल खवारिज का मसला है, वो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, इनको चलने दीजिए, लेकिन ये है कि सिफारतकारी वाला रास्ता वो खोल दीजिए, क्योंकि थोड़ी अगर बहुत 4-5 मुल्क और आ गए तो फिर तो बड़ी अजीबोगरीब सी एम्बैरेसिंग सिचुएशन होगी कि आपको मजबूरन बीच में आना पड़ेगा। तो उस वक्त का इंतजार किए बगैर फॉरेन ऑफिस को चाहिए कि वो एक समरी बनाए और कहे जी अगर आप उनके सफीर को तस्लीम कर लेते हैं जिस तरह चीन ने किया है, जिस तरह यूएई ने किया है, तो कोई क़यामत नहीं आ जाएगी, आपने जो करना है वो करते रहें। ठीक है, तो ये वक्त है वो काम करने का। ठीक है, राव खालिद साहब, आप अग्री करते हैं इस बात से कि सिफारती सतह पर पाकिस्तान को भी अफगानी सफ़ीर को तस्लीम कर लेना चाहिए, और फिर इससे आगे फ़ायदे क्या होंगे पाकिस्तान को? और मुझे ये पता नहीं, नजम साहब कंफर्म कर सकते हैं कि उन्होंने कोई सफ़ीर हमारे यहाँ भेजा है या नहीं भेजा। तल्लुकात तो हमारे चल रहे हैं, बातचीत भी चलती रहती है, ऑफ एंड ऑन, कभी हॉट एंड कोल्ड चलता रहता है। अब उन्होंने पता नहीं सफ़ीर भेजा है कि नहीं भेजा, लेकिन ये है कि अगर आप देखें यूएई का सिग्निफिकेंट इसलिए है, राव खालिद साहब यहाँ मैं ऐड कर दूँ कि ये मेरे पास ये पड़ी हुई है चीज़ कि तालिबान ने पाकिस्तान समेत कई ममालिक में अपने सफ़ीरों को चार्ज डी अफेयर्स के तौर पर मिशन के लिए भेजा हुआ है, पाकिस्तान में भी। जी बिल्कुल, काज़किस्तान ने भी कर लिया उसके जुमेरात को, काज़किस्तान में भी उनके सफ़ीर गए, लेकिन ऐलान उन्होंने भी कर दिया, यूएई ने भी कर दिया है, चीन ने भी कर दिया है, हमने नहीं किया। इसका मतलब यही है कि उन्होंने भेजा है लेकिन हमने उस तरह से उसको वो स्टेटस जो बाकियों का उस तरह से नहीं दिया। लेकिन ये बड़ी पॉजिटिव सिग्निफिकेंट एंड पॉजिटिव डेवलपमेंट, क्योंकि इंटरनेशनल आइसोलेशन से अब वो बाहर आ रही है वो हुकूमत। उनके मसाइल है यकीनन जो इंटरनेशनल गवर्नमेंट्स कह रही हैं, सारा कुछ कह रही है, लेकिन यूएई की जब आप बात करते हैं तो उसके पीछे सऊदी अरब भी आपके ज़हन में होना चाहिए। यूएई की जब आप बात करते हैं तो आपके ज़हन में अमेरिका भी होना चाहिए, उसके पीछे वेस्ट भी होना चाहिए, क्योंकि वो उनके जो रिलेशन है वहाँ पे वो ये सारी चीज़ें देख के फिर वो इस किस्म का कोई इकदाम करते हैं। तो मसला ये है कि हमें जो फॉर्मल रिकग्निशन की बात ही नहीं हो रही। सफ़ीर का नाम अगर उन्होंने भेज दिया है, आप उसको अनाउंस कर देंगे जी हाँ ठीक है आपका सफ़ीर आ गया। हम रिलेशनशिप तो वो बिल्ड कर रहे हैं, दुनिया बिल्ड कर रही है उनके साथ, चीन वहाँ पे वो मुझे तो वही बात समझ आती है जो हुक्म की बात है कि हुक्म है कि जी नहीं करना, तो जब हुक्म होगा करना है तो फिर हो जाएगा। तो मुझे किसी किस्म की लगती है, पता नहीं अमेरिका दे रहा है हुक्म या वेस्ट दे रहा है, कौन ही हुक्म दे रहा है, तो वो हुक्म का हमें पता करना पड़ेगा कौन है। तो पुतिन ने रिसेंटली, आपको अगर याद हो, एक कॉन्फ्रेंस में पुतिन ने कहा था कि अफगानिस्तान के तालिबान से अपने ताल्लुकात को उसने ग्लोरीफाई किया और उसने कहा कि अब दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में हमें बड़ी पोटेंशियल पार्टनर मिल गया है और हमें मदद मिलेगी बड़ी दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ने को। अब जिनको लोग दहशतगर्द कहते थे, अब उनको पुतिन जैसा रूस का सदर ये कह रहा है कि ये दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में मददगार होंगे। तो उनकी जो चेंज हो रही है, हैयत चेंज हो रही है, गवर्नमेंट की चेंज हो रही है, अलाई बनाया जा रहा है, तो उसको हमें भी इदराक करना चाहिए और ये बिल्कुल स्टेप्स उठाने चाहिए जिससे हम नॉर्मलाइजेशन कर सके। हमें तो सबसे पहले होनी चाहिए थी, ये सही बात की रही है, वी शुड बी द फर्स्ट कंट्री जिसको ये करना चाहिए था। तो अब हम लाइन में लगते जा रहे हैं। जी साकिब, आपको भी लगता है कि पाकिस्तान को स्टेप ले लेना चाहिए, और अगर अभी भी मौजूद है पाकिस्तान में मिशन, और अगर नहीं ले रहा तो फिर आपको क्या रीज़न समझ आती हैं? जी स्टेप तो लेना चाहिए। अब वजूहात क्या हैं, क्यों नहीं वो ये इस तरफ बढ़ रहे, ये अब जो है वो देखने वाली बात है, क्योंकि चीन और यूएई जो है वो उन्होंने
उनके सफ़ीर के हवाले से जो आई है खबर, अगरचे उनको उनकी हुकूमत को तस्लीम नहीं किया, लेकिन चीज़ें ज़ाहिर सी बात है इसी तरह ताल्लुकात जो है वो बेहतरी की तरफ आगे जाएंगे। जो सराजुद्दीन हक्कानी हैं उनको अभी अक़वाम मुत्तहिदा की जो लिस्ट थी सफरी पाबंदियों की निकाला गया था, जून में उन्होंने वहाँ पर विज़िट भी किया था UAE का। फिर जो है वो पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान यकीनी तौर पर ताल्लुकात बहुत अहमियत के हामिल रहे हैं तारीख़ी तौर पर भी अगर देखा जाए, और अब भी वहाँ पे अगर अमन होगा, वहाँ पे एक मजबूत अगर हुकूमत होती है तो उसके मुस्बत असरात पाकिस्तान पर भी पड़ेंगे। लेकिन रिसेंटली आपने देखा कि जो यहाँ पे जो अफ़गानी थे यहाँ पे अफ़गानिस्तान से हिजरत करके पिछले 40 साल में जो आए थे उनको वापस भेजने का ऐलान निगरान हुकूमत ने किया था, और अब तक ये वापसी जारी है। उस पर शुरू में तो तालिबान हुकूमत ने थोड़ा रद्द अमल दिया था, लेकिन पाकिस्तान का मुतालबा वही रहा है कि TTP को वो जो है वो करें, कंट्रोल करें, या TTP जो है वो अफगानिस्तान की सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल हो रही है। ये चीज़ें बहुत अहमियत की आमिल हैं कि पाकिस्तान का जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है वहाँ पे अगर अमन आता है और इसके असरात पॉजिटिव होंगे, और ये मेरा ख्याल में बेहतर ताल्लुकात से ही हो सकता है, और बेहतर ताल्लुकात की शुरुआत फिर यही है कि हम उनके सफ़ीर को जो है वो तस्लीम करें और उसके बाद चीज़ें जो है वो पॉजिटिव साइड से आगे बढ़ें। बिल्कुल ठीक है। नजमुल साकिब साहब, आप क्या सवालात लेकर आए हैं नाजरीन के लिए? शुक्रिया रामीन। एक ज़रूरी सवाल है और एक गैर ज़रूरी सवाल है। पहले ज़रूरी सवाल जी, शेख हसीना ने जो ट्रिब्यूनल बनाया, हसीना वाजिद, शेख हसीना ने जो ट्रिब्यूनल बनाया वही ट्रिब्यूनल अब उनके खिलाफ बरसरे पैकार है। इज्तिमाई कत्ल के मुकदमात दायर हो चुके। ज़रूरी सवाल ये है कि क्या वाकई ये सच है कि जो कब्र आप दूसरों के लिए खोदते हैं उसमें आप खुद गिरते हैं? वेरी इंटरेस्टिंग। आज का गैर ज़रूरी सवाल, पिछले हफ्ते दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में पाकिस्तान समेत सुपर ब्लू मून देखा गया। सुपर ब्लू मून देखा गया। गैर ज़रूरी सवाल यह है कि पाकिस्तानी अवाम को अपनी खुशहाली का चांद देखने के लिए और कितना इंतज़ार करना पड़ेगा? बिल्कुल ठीक है नाज़रीन, ये सवाल आपके लिए छोड़ के जा रहे हैं, फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। हमें दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।